आज हम स्टार्ट करेंगे एल्केन्स के रिएक्शंस और उसमें जो हमने ए कैटेगरी आपको दी गई है दैट इज एडिशन रिएक्शंस। और इसमें हम मुख्तलिफ रिएजेंट्स के एडिशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपको वेरी फर्स्ट रिएक्शन जो गिवन है दैट इज हाइड्रोजनेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन आप सबको पता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करते हैं सूटेबल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, मॉडरेट प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशंस में, और इसमें जो प्रोडक्ट आपके पास आती है वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का। अब आपने यहाँ ये याद रखना है कि चूंकि आप रिएक्शंस पढ़ रहे हैं एल्कीन्स के, तो यहाँ पर आपके पास एक रिएक्टेंट क्या होगा, एल्कीन। हेडिंग क्या आपको यहाँ दी गई है, हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपका दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा, हाइड्रोजन। तीसरी चीज आपने रिएक्शन की कंडीशंस यानी कैटालिस्ट टेम्परेचर और प्रेशर याद रखना है। और फोर्थ यहाँ जो चीज आती है कि प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट आपने पढ़ा यहाँ बनती हैं एल्कीन सैचुरेटेड कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स इसकी क्या होते हैं, इस रिएक्शन की प्रोडक्ट होते हैं। ये आपको इसलिए भी पता होना चाहिए कि आपने आगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वहां आपको कन्वर्जन्स दी गई हैं, आपने खुद देख के जज करना है कि मुझे कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, कौन सा रिएक्शन अप्लाई करना है। तो आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए कि कौन से रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या होती है। तो एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन की प्रोडक्ट क्या होती है, एल्कीन्स या सैचुरेटेड कंपाउंड्स। यहाँ पर आपको दूसरी एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है, उसको हाईलाइट कर लीजिए, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होती है कि हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें हीट इवॉल्व होती है। तो जब आप 1 मोल ऑफ एल्कीन की हाइड्रोजनेशन कराते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और आपके पास 1 मोल ऑफ एल्कीन का अगर एक डबल बॉन्ड है उसकी हाइड्रोजनेशन होती है, तो एक डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन पर जो हीट इवॉल्व होती है दैट इज 120 किलो जूल्स पर मोल। ये भी आपने हाईलाइट करना है कि एक डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन पर कितनी हीट इवॉल्व होती है, उसकी कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है, दैट इज 120 किलो जूल्स पर मोल। अब यहाँ पर आपको कुछ कैटलिस्ट दिए गए हैं, आपने पहले भी पढ़ा था कि हम हाइड्रोजनेशन के लिए प्लैटिनम या प्लेडियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप निकल भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको निकल में दिया गया है रेने निकल। तो अब हम देखते हैं कि रेने निकल क्या होता है। रेने निकल को कहा जाता है स्पॉन्जी निकल भी। स्पॉन्जी निकल या रेने निकल ये सादे निकल से इस तरह से डिफरेंट है कि इसका स्ट्रक्चर पोरस होता है, स्पॉन्जी फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से इस कैटालिस्ट का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। और अगर कैटालिस्ट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उससे उसकी कैटालिटिक पावर इनहेंस हो जाएगी। तो ये हमारी रिएक्शन की क्या करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा, उसको स्पीड अप करेगा। अब सबसे पहले जो आपको रिएक्शन दिया गया है वो दिया गया है रेने निकल की प्रिपरेशन का। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रेने निकल, हाउ कैन यू प्रिपेयर रेने निकल। तो ये आपको रिएक्शन दिया गया है कि रेने निकल को प्रिपेयर किया जाता है निकल एल्यूमिनियम का अलॉय। अलॉय कहते हैं दो मेटल्स के मिक्सचर को। तो आपके पास निकल एल्यूमिनियम का मिक्सचर लिया जाता है प्लस कॉस्टिक सोडा, यानी कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आपके पास क्या बनता है, निकल, सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। ये जो आपके पास निकल बनता है इसकी नेचर क्या होती है, स्पॉन्जी पोरस नेचर का होता है। अब हम क्या करेंगे, अपने नीचे जो आपको दो रिएक्शंस दिए गए हैं उसमें आप इस निकल को यूज करेंगे एज अ कैटालिस्ट। पहला रिएक्शन आप देखें उसमें आपको एल्कीन दी गई है, हाइड्रोजनेशन उसकी कर रहे हैं निकल की प्रेजेंस में, और आपके पास एक एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है। अभी इसमें आप देख सकते हो यहाँ डबल बॉन्ड है, प्रोडक्ट में आपको कोई डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है प्रोडक्ट क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब आपके पास रिएक्शन क्या होगा, H2 का मतलब क्या है, आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन के दो एटम्स मौजूद हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। होगा क्या इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे, यहाँ से ये जो आपके पास दो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड के ब्रेक होने पर आपके पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, और ये वाली जो दूसरी हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी क्या हो गई, खाली हो गई, ठीक है। अब आपके पास डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ पर CH की बजाय CH2 आ जाएगा, और यहाँ पर CH2 की बजाय CH3 आ जाएगा। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 5, तो इट विल बी आइसोपेंटेन। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ P आना है, आपकी बुक्स में करेक्ट है, इट इज आइसोपेंटेन। अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल आप देखें उसमें आपको बेंजीन दिया गया है, और बेंजीन की आपने हाइड्रोजनेशन करनी है।
अब यहाँ पर जो आपको बेंजीन दी गई है उसमें आपको एक रिंग दिखाई दे रहा है, और हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था कि इस रिंग का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड आ गया, और फिर यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड और ये फिर सिंगल बॉन्ड। आप अपनी आसानी के लिए इसको अपनी बुक्स में अलग से ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर कि कहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है, कहाँ सिंगल। और हेल्प आप कहाँ से ले सकते हैं, 7th चैप्टर में जहाँ आपने क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आप मजीद अगर इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आप अपनी बुक्स पर इस हर कार्बन, हर कॉर्नर पे क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है ना, आप हर कॉर्नर पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी शो करें और साथ डबल बॉन्डिंग भी शो करें। ठीक है, तो आपको ये मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। और अगेन मैंने आपको क्लू दे दिया कि आपने इसके लिए 7th चैप्टर में जहां बेंजीन का स्ट्रक्चर ओपन करके दिया है वहां से आप इसको देख सकते हो, और ये फर्दर आप चैप्टर 8 में भी रिएक्शन पढ़ोगे, वहां पे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब आप इसके अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो एक बॉन्ड के लिए एक मॉलिक्यूल रिक्वायर होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, एक मॉलिक्यूल क्यों, मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ ऐड होगा डबल बॉन्ड के इस साइड पर, और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ ऐड होगा, यानी 2 एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है कि 3 बॉन्ड्स के लिए 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर हैं। जब आप ये ऐड कर देंगे निकल की प्रेजेंस में तो यहाँ से क्या होंगे, डबल बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे। यही आपने पढ़ा है ना कि हाइड्रोजनेशन में डबल बॉन्ड्स खत्म हो जाते हैं। जब डबल बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे तो बाकी क्या बच जाएंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स। तो अब हमें यहाँ बीच में रिंग बनाने की जरूरत नहीं है। रिंग वॉज रिप्रेजेंटेशन फॉर दी ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। अब हमारे पास सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो अब आपने यहाँ रिंग नहीं बनाना। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट आई है वो क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन भी आपके पास ये क्या बना है, ये आपके पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड बना है। तो आप देख सकते हो कि आपने अब तक हाइड्रोजनेशन में क्या देखा, आपने एल्कीन्स या अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिए, एडिशन हाइड्रोजन की, कैटलिस्ट आपने निकल लिया, यहाँ पर रेने निकल लिया, और आपके पास प्रोडक्ट्स में क्या बन रहे हैं, आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड बन रहे हैं। इसके बाद जो आपको पैराग्राफ दिया गया है वो आपके पास है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की एप्लीकेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ अप्लाई होती है। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमारे पास लेबोरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी हेल्प से वेजिटेबल घी प्रिपेयर कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन करके। ऑयल्स आप सबको पता है अनसैचुरेटेड होते हैं, जब हम उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगी, यानी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेजिटेबल घी में। तो ये इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। दूसरी इसकी आ जाती है लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसकी एप्लीकेशन है, कि आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ सिंथेटिक मेथड, यानी आप इससे बहुत सारी चीजों की सिंथेसिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं कि दी गई चीज के अंदर कितनी अनसैचुरेशन एग्जिस्ट कर रही है, कितने अनसैचुरेटेड या कितने डबल बॉन्ड्स पाए जा रही हैं, उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास लेबोरेटरी में भी इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। जहां पर भी एडिशन रिएक्शन ही है, लेकिन अब आपने क्या पढ़ने हैं, हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड्स का मतलब क्या है, यानी हाइड्रोजन के साथ कोई भी हेलोजन, ठीक है, जिसको उन्होंने जनरली रिप्रेजेंट किया है एक्स के साथ, एच एक्स, यानी हाइड्रोजन हेलाइड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच एक्स के साथ। अब यहाँ पर आपने याद रखना है एक्स कुछ भी हो सकता है। एक्स आपके पास क्लोरीन अगर होगा तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाएगा। अगर आपके पास ये ब्रोमीन है एक्स की जगह पर तो इट विल बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर आयोडीन है तो हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इस तरह अगर फ्लोरीन है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। यानी आपके पास जनरल रिप्रेजेंटेशन हाइड्रोजन हेलाइड की क्या है, एच एक्स के साथ है। अब आपने यहाँ क्या याद रखना है, यहाँ आपने ये याद रखना है कि जब आप अपनी एल्कीन में हाइड्रोजन हेलाइड ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होती है आपके पास वो क्या होते हैं, एल्काइल हेलाइड्स होते हैं। यानी ये जब हम रिएक्शन पढ़ने लगे हैं उसकी प्रोडक्ट क्या होगी, एल्काइल हेलाइड होगी। ठीक है, तो अब आपने इसमें भी क्या याद रखना है, रिएक्टेंट क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एल्कीन, सॉरी इथीन। ठीक है, आप इथीन के, सॉरी एल्कीन्स ही होंगे, आप एल्कीन्स की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। एल्कीन्स होंगे, वो एल्कीन कोई भी हो सकते हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, ब्यूटीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक आपका रिएक्टेंट क्या होगा, एल्कीन,
दूसरा आपका रिएक्टेंट क्या होगा, हाइड्रोजन हेलाइड, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और प्रोडक्ट क्या होंगे आपके पास, एल्काइल हेलाइड्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको यही मेंशन किया गया है कि जब एल्कीन्स रिएक्ट करती हैं गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आती है, एल्काइल हेलाइड्स आते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट जो एल्काइल हेलाइड्स होते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, उन सबके रिएक्टिविटी ऑर्डर्स दिए गए हैं कि इनमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और फिर इनमें से सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है, हाइड्रोजन क्लोराइड की है। इससे भी अगर आप मजीद चले जाएं पीछे हाइड्रोजन फ्लोराइड पर, तो उसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो जनरल रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, और ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, और फिर इस रिएक्शन की आपको नीचे उन्होंने मैकेनिज्म दिया है। तो जनरल रिएक्शन क्या है, जो आपने पढ़ा कि आप कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, उसमें आप कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड ऐड करेंगे। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि जो दो कार्बन हैं, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और दूसरे कार्बन के साथ जो है वो हेलाइड हेलोजन अटैच हो जाएगी। ये आपको उन्होंने यहाँ दिखाया है। और यहाँ स्पेसिफिक रिएक्शन किस तरह से है कि यहाँ पर तो कोई भी एल्कीन थी ना, यहाँ पर उन्होंने क्या ली है, इथीन। यहाँ कोई भी HX, कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड था, यहाँ उन्होंने स्पेसिफिकली क्या लिया है, HCl। और आप देख सकते हो कि एक जो कार्बन था, यानी अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आकर ऐड हो गई है हाइड्रोजन, और यहाँ पर आकर ऐड हो गई है क्लोरीन। अब ये तो आपने ओवरऑल देख लिया, लेकिन हमने देखना है कि ये जो स्टेप है, ये जो आप पढ़ रहे हो कि ये बनती है प्रोडक्ट, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। ये आपके पास दो स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप आपके पास होता है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन का, और जो दूसरा स्टेप होगा उसमें कार्बोकेटाइन पर आकर हेलाइड अटैक करेगा। इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप में क्या है, सबसे पहले तो हमने अपने रिएजेंट को ओपन करके लिखा HX का मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और जो हेलाइड है उसके ऊपर नेगेटिव होगा। रीजन क्या है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें जब आप रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास ये जो बॉन्ड है यहाँ से क्या होता है, ब्रेक होता है। अब ये जो इसके दोनों पार्ट्स हैं रिएजेंट के, ये और ये सिंगल स्टेप में ऐड नहीं होते, बल्कि स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो ये जो आपको दिया गया है, ये आपके पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में आपके पास क्या होगा कि आपके पास जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसकी भी वैलेंसी खाली हो गई, इसकी भी खाली हो गई, आपके पास क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पर अब इसकी वैलेंसी क्या है, अभी वेकेंट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, कार्बोकेटाइन, और रिमेनिंग आपके पास क्या है, X नेगेटिव, जिसको आपने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये कार्बोकेटाइन और ये X नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। किस तरह से होगा उसको देखते हैं। ये आप देख सकते हो कि आपके पास क्या है, आपके पास जो ऊपर वाले स्टेप में हेलाइड बना था, वो क्या कर रहा है, वो अटैक कर रहा है इस कार्बोकेटाइन के, जो आपको यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है, इस पर अटैक कर रहा है। और अटैक करने के बाद आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास सिंगल बॉन्ड के साथ क्या है, हेलोजन आकर हेलाइड जो है वो अटैच हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, स्टेप नंबर 2। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपके पास, अगर मैं इसको दोबारा से हम ऊपर देखते हैं, इस वाले केस में आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे हेलोजन यहाँ ऐड कर दें या आप जो हेलोजन है उसको यहाँ ऐड कर दें। यानी इस तरह से देख लेते हैं, आपके पास ये बिल्कुल एक सिमेट्रिकल एक जैसी एल्कीन है। आप हेलाइड चाहे इस साइड पर ऐड कर दो क्लोरीन, या आप चाहे इस वाले कार्बन के साथ लगा दो, आपकी प्रोडक्ट सेम रहेगी। तो हमारे पास ऐसी एल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक जितने हो, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक है, तो ऐसी एल्कीन्स आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन्स कहलाती हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन्स में आप जिस मर्जी साइड पर हाइड्रोजन ऐड कर दो और जोन सी मर्जी साइड पर हेलोजन ऐड कर दो, आपकी प्रोडक्ट सेम रहती है। तो इसका मतलब है कि सिमेट्रिकल एल्कीन्स की तो प्रेपरेशन, सिमेट्रिकल एल्कीन्स की जो हाइड्रोजन हेलाइड की एडिशन है वो क्या है, सिंपल है। अब हमारे पास दूसरी चीज आती है कि अगर आपकी दी गई एल्कीन सिमेट्रिकल ना हो, अनसिमेट्रिकल हो, फिर क्या होगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की एडिशन के लिए हमारे पास एक रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल जो है वो क्या है, मार्कोनिकोव्स रूल हमें ये बताता है कि आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में एडिशन किस तरह करते हैं। अब इसमें पहले तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मार्कोनिकोव्स रूल की हमें जरूरत क्यों पेश आई। देखिए, मैंने ऊपर आपको कहा था कि आपने जब सिमेट्रिकल एल्कीन थी
वहां पर तो आपने सिंपल एडिशन कर ली, आपको कोई इशू नहीं था। आप दोनों साइड्स पर जहां मर्जी हाइड्रोजन ऐड कर दें, जहां मर्जी आप हैलोजन ऐड कर दें, प्रोडक्ट सेम रहती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है? ऐसी एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पर कार्बन एटम की तादाद बराबर नहीं है। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं, ये डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड के इस साइड पर एक कार्बन है और डबल बॉन्ड के इस साइड पर एक दो कार्बन, यानी डबल बॉन्ड के एक तरफ कार्बन की तादाद दो और एक तरफ एक, तो ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। ऐसी एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पर कार्बन एटम्स की तादाद इक्वल ना हो, उसको हम नाम देते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। तो अगर आपकी दी गई एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, तब आपने एडिशन किस रूल के अकॉर्डिंग करनी है? मार्कोनी-गोव्स रूल के अकॉर्डिंग। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई? आप देखें, आपने दो चीजें ऐड करनी है, मतलब उसके दो कंपोनेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं। अगर मैं इसकी ब्रोमाइड के हवाले से बात करती हूँ, मैं चाहूँ तो ब्रोमाइड यहाँ पे भी ऐड कर दूँ, यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो ब्रोमाइड जो दूसरा कार्बन है, यानी एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी मैं चले यहीं लिख देती हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ की बजाय, यानी यहाँ कुछ ना हो, मैं यहाँ की बजाय ब्रोमाइड को यहाँ अटैच कर दूं, ठीक है। अब आप देखो दोनों सूरतों में प्रोडक्ट्स अलग बन रही हैं। यहाँ पर वन कार्बन साथ ब्रोमीन अटैच किया तो ये वन ब्रोमो है, वन ब्रोमो प्रोपेन। और जब मैं यहाँ अटैच कर रही थी तो कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन थी, तो इट वाज 2 ब्रोमो प्रोपीन, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि दोनों केसेस में प्रोडक्ट अलग अलग बन रही है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि सही प्रोडक्ट कौन सी है? तो वो आपको कैसे पता लगेगा? मार्कोनी-गोव्स रूल के अकॉर्डिंग पता लगेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ ये रूल अप्लाई करना जरूरी है। अगर हम नहीं करते तो हम इनकरेक्ट, कोई गलत प्रोडक्ट जो है वो बना लेंगे, ठीक है। तो ये वजह है कि हमें यहाँ पर दो चॉइसेस चूंकि अवेलेबल हैं, इसलिए यहाँ पर हमें इस रूल की जरूरत पेश आती है। अब हम रूल को देखते हैं। रूल क्या कहता है कि आपके पास, अगर इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है, या आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, मतलब इसकी स्टेटमेंट आपसे पूछ ली जाती है और साथ में आपने इसकी एग्जाम्पल देनी होती है। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन दी गई है कि जब आप किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट goes to that carbon atom constituting the double bond which has least number of hydrogen atoms। अब इसको देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है। आपका ये जो रिएजेंट है, इसमें ये आपके पास इधर क्या है? प्लस साइन, पार्शियल पॉजिटिव, और जहां पर क्या है? पार्शियल नेगेटिव। तो ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी आप इसको कह सकते हैं कि आपके पास एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। ये आपको क्या दी गई है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि आपने पढ़ा मार्कोनी-गोव्स रूल किसके लिए है? इट इज फॉर द अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब आपके पास क्या होगा? नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट। एडिंग रिएजेंट ये है, इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा है? ये जो आपको यहाँ पर ब्रोमाइड दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है? नेगेटिव पार्ट। वो कह रहे हैं कि ये उस कार्बन के पास जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस थी ना, कि इस कार्बन के पास जाएगा या इसके पास जाएगा। तो वो आपको बता रहे हैं कि ब्रोमाइड इन दोनों में से उस कार्बन के पास जाएगा। दो कंडीशंस हैं, एक तो वो कार्बन, उसके पास एक तो डबल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए, दूसरा उसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन लीस्ट, कम से कम हो। अब इसका मतलब ये है, इसको तो आपने देखना ही नहीं ना, आपने तो देखना है उन कार्बन को जिनके पास डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी ये वाला कार्बन हो गया और ये वाला कार्बन हो गया, ठीक है। तो आपने कहना है कि ये उसके पास जाएगा ऐसा कार्बन जिसके पास एक तो डबल बॉन्ड मौजूद हो, दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास लेस हो। इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन हैं? दो। इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है? एक। तो लीस्ट हाइड्रोजन किसके पास हुई? इस वाले कार्बन के पास। तो क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है जो आपने पढ़ा? ऐसा कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड भी हो और जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो? लीस्ट हो, कम से कम हो। इसके पास दो थी, इसके पास एक थी, यानी इसके पास कम थी। तो इसके पास क्या होगा? ये नेगेटिव वाला पार्ट आकर अटैच होगा, यानी आपके पास ब्रोमाइड यहाँ पर आकर अटैच होगा। इट विल बी 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना सही होगा। अगर आप 1 ब्रोमोप्रोपेन यहाँ बनाते हैं तो वो क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। अब इसको देख लेते हैं, जो आपको रिएक्शन दिया गया है कि ये किस तरह से है। अब आप देखें, मैंने आपको बताया कि ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा? देखें, आपको उन्होंने दोनों प्रोडक्ट्स दिए हैं। पहला केस तो ये है कि आपके पास जो ये नेगेटिव रिएजेंट है वो उन्होंने यहाँ अटैच किया है इस वाले कार्बन के साथ।
अब इस पर अटैच हो रहा है कार्बन नंबर 1 पे, तो प्रोडक्ट क्या दी गई है आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है नॉट फॉर्म्ड, कि ये प्रोडक्ट नहीं बनती। ठीक है, क्यों नहीं बनती? बिकॉज इट इज अगेंस्ट मार्कोनिकोव रूल। आप ब्रोमाइड को वहां ऐड कर रहे हैं उस कार्बन पे जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है इस वाले की निस्बत, तो ये वाली प्रोडक्ट आपके पास नहीं बननी। आपके पास जो प्रोडक्ट बननी है वो कौन सी बननी है? अकॉर्डिंग टू द रूल जो प्रोडक्ट बननी है वो ये वाली बननी है जो मैंने अभी आपको समझाई भी है, जिसमें आपके पास कार्बन नंबर 2 के साथ आकर क्या अटैच हो रही है? ब्रोमीन। तो इट विल बी 2 ब्रोमोप्रोपेन, और इसके नीचे लिखा हुआ है एक्चुअल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगी। अब आपने जब पेपर में आप इसको लिखते हैं, जब आपको मार्कोनिकोव रूल की कोई एग्जांपल लिखने को दी जाती है, तो आपके जब दोनों एग्जांपल लिखेंगे तो आपने साथ बताना है कि ये नहीं बनती और ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, ये बनती है। अगर आप वैसे ही दोनों लिख देते हैं और आप नीचे मेंशन नहीं करते तो ये गलत हो जाता है। उसका मतलब तो ये होगा कि आप कह रहे हैं कि ये भी बन रही है और ये भी बन रही है, तो ऐसा नहीं है। आप दोनों प्रोडक्ट्स लिखेंगे और आप बताएंगे कि ये वाली नहीं बन रही और ये वाली बन रही है। हाँ, जब आप कन्वर्जन्स पढ़ेंगे या कोई आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है, तब आपसे वही प्रोडक्ट लिखेंगे जो आपके पास एक्चुअली बन रही होती है। इसी के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये रूल मजीद क्लियर हो जाए। इसके लिए आपको जो है एक और एल्कीन दी गई है और उसमें एडिशन उसी तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड की है। अब आप देखें, अगेन आपके पास उसी तरह से ये जो रिएक्टेंट दिया गया है, ये इसका नेगेटिव और ये सॉरी ये इसका पॉजिटिव यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव। अब आपने इसको देखना है इस साइड को, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लाइट लिखा है, इसको डार्क कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे देखना है कि आप कहाँ पर ऐड करेंगे। देखें, आपकी स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट ये थी कि आपके पास पहले तो देखेंगे क्या ये आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड के इस साइड पे कार्बन की तादाद 1 है और डबल बॉन्ड के इस साइड पे कार्बन की तादाद कितनी है? 1 2 3। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इस पर आप क्या अप्लाई करेंगे? मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। आपने कहा था नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, तो आपने देखना है रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन सा है? वो ये वाला है। गोज टू दैट कार्बन एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग द डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किसके पास मौजूद है? इस कार्बन के पास भी है और इस कार्बन के पास भी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी? हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी आपने इन दोनों को देखना है और इन दोनों में से लीस्ट नंबर, कम हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास कितनी है? कोई भी नहीं है। ठीक है, इसके पास क्या होगा? आएगा आपके जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी आपने पढ़ा कि वो जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, या अगर इसके कंपैरिजन में देखो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हाइड्रोजन, तो ब्रोमाइड उसके पास आएगा कार्बन के पास जिसके पास डबल बॉन्ड भी हो और जिसके पास हाइड्रोजन भी कम हो या फिर ना हो। अब यहाँ पे भी उन्होंने आपको बताया है कि 2 तरह से पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर जब ये अटैच हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये मैं जरा बाकी चीजें क्लियर कर देती हूँ तो आपको आइडिया हो जाए इसका मतलब क्या है। होगा ये भी मैकेनिज्म ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ही जो आपने सिमेट्रिकल एल्कीन्स में पढ़ा है। जैसे आपने पढ़ा कि पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी और फिर उसके ऊपर हेलाइड का अटैक होगा ये भी 2 स्टेप्स में ही। अब आपके पास क्या होगा? सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर क्या आकर अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगी। उसके बाद यहाँ कार्बोकेटाइन बना था, उसके साथ आपके पास क्या होगा? ये वाला जो ब्रोमाइड है वो यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने रिएक्शन आपको दिया है। कार्बन CH3 ब्रोमाइड देखिए उन्होंने यहाँ अटैच किया। आप नीचे भी शो कर सकते हो और आप यूं भी कर सकते हो कि ऊपर ब्रोमीन शो कर दें और नीचे मिथाइल शो कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर आपके पास उन्होंने क्या शो किया है? CH3, यानी पहले 2 हाइड्रोजन थी और अब क्या होगी? यहाँ पर हाइड्रोजन एक मजीद ऐड होगी। तो ये आपके पास क्या है? एक्चुअल प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है? 2 ब्रोमो, कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन मौजूद है। 2 मिथाइल, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल मौजूद है। प्रोपेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं टोटल? आपके पास यहाँ पर 3 है। तो ये आपके पास क्या आ गया? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, जो कि आपकी क्या है? एक्चुअल प्रोडक्ट है। दूसरा उन्होंने क्या लिखा है? नॉट फॉर्म, जिसपे लिखा है। आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि आप कहते कि हम ब्रोमीन, अगर आप इसकी बजाय, अब इसको भी देख लेते हैं, अगर आप कहते कि मैं ब्रोमीन यहाँ ऐड कर दूं और हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दूं, तो ये क्या है? इट इज अगेंस्ट द रूल। आपने ब्रोमीन क्या की? आपने उस कार्बन पे ब्रोमीन ऐड कर दी जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा थी, और आपने हाइड्रोजन वहां ऐड की जिसके पास हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी थी। तो ये आपने रूल के अगेंस्ट काम किया है।
ठीक है, यानी आपने इसकी प्रोडक्ट ने आपको ये शो किया कि पहले कार्बन पे ब्रोमीन आपने लगा दी और आपने यहाँ पर पहले कोई आपको हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रही, अब आपने यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया। मिथाइल ग्रुप आप चाहे यहाँ ऊपर शो कर दें या नीचे शो कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप जैसे यहाँ ऊपर शो किया गया, आप ऊपर भी शो कर सकते हैं। अब आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, 1 ब्रोमो, कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये प्रोडक्ट आपने नीचे मेंशन करना है, नॉट फॉर्म्ड, ये प्रोडक्ट यहाँ नहीं बनेगी, ये इनकरेक्ट है। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगी, ये होगी। होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपने मार्कोनिकोव रूल की डेफिनेशन और इसके ये रिएक्शंस बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। आगे जितने मैकेनिज्म्स आएंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इसकी हेडिंग्स, इनके रिएक्शंस और रिएक्शंस की लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सी बॉन्डिंग कहाँ बनानी है, कौन सा एरो कहाँ लगाना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर ऐड हो रही है। अगर आप प्रॉपर वे में बॉन्डिंग शो करेंगे तभी आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।